हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम पुर्तगाल इमिग्रेशन के आर्टिकल 92 को डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है और लोगों को ये लग रहा है कि भाई इमिग्रेशन जो है पुर्तगाल के अंदर वो क्लोज़ हो गई है और अब कोई तरीका नहीं है कि वो किसी तरीके को फॉलो करके पुर्तगाल के अंदर अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस करवा सकें और पुर्तगाल की रेजिडेंसी हासिल कर सकें। तो भाइयों, पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज़ नहीं हुई। पुर्तगाल के अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल्स बंद हुए हैं, आर्टिकल 88 और 89। और ये वही आर्टिकल्स है बदकिस्मती से जिनके अंदर हमारी कम्युनिटी के लोग आके इजीली अपनी फ़ाइल लॉक करवाते थे और यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर अपनी इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाते थे और अपना पहला रेजिडेंस कार्ड हासिल करते थे। लेकिन इन 2 आर्टिकल्स के अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिनको फॉलो करके स्टिल आप लोग पुर्तगाल के अंदर अपना पहला रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। उन्हीं के अंदर एक प्रोसेस जो है उसका नाम है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 क्या है और कैसे आप लोग इसको फॉलो करके इसके ऊपर आप अपना कार्ड ले सकते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर बेशक सर्च कर लें, आपको आर्टिकल 92 के हवाले से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और इवन कि अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर 1-2 मिनट वीडियो के अंदर वो बता देंगे आर्टिकल 92 का, और उसके बाद आगे के 10 मिनट वो आगे पीछे की बातें करके आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं अपनी आज की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि मैं आपको आर्टिकल 92 के हवाले से प्रॉपर गाइड कर सकूँ। अगर आपके पास पेपर पेंसिल है तो आप ये चीज़ें नोट डाउन करते जाएं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1 के ऊपर जो स्टेप है गाइस वो ये कि पुर्तगाल के अंदर आपकी जो एंट्री है वो लीगल होनी चाहिए। आपके पास यूरोप का वीज़ा होना चाहिए। आप ट्रैवल करके पुर्तगाल जाओ, आपके पास बोर्डिंग पासेस हों, जहाँ पे आप जाओ, जिस होटल के अंदर आप स्टे करो उस होटल की होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी सबसे पहले तो लीगल एंट्री होनी चाहिए। इसको कहते हैं लीगल एंट्री। लीगल एंट्री आपने करवानी है सबसे पहले पुर्तगाल में अपनी। सेकंड नंबर पर आपने अपना एडमिशन लेना होता है किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि आईमा से रजिस्टर हो। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईमा से रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ पे अगर आप एडमिशन करवाओगे तो आपको इजीली रेजिडेंस परमिट लेने में आसानी होगी। कोई मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसकी कोई डिमांड, कोई शर्त नहीं है कि आपकी कितनी एज हो, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आपने आइल्स कर रखा है। इसमें इस चीज़ों की कोई डिमांड नहीं है। आप विदाउट आइल्स इसको अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आगे आपको इमिग्रेशन के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए कि आपने भाई मास्टर्स कर रखा हो या बैचलर्स कर रखा हो तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि टेक्निकल कोर्सेज़ करवाते हैं। ये उसी तरीके से आपने यहाँ पे आके एक टेक्निकल कोर्स के अंदर एडमिशन करवाना होगा। इसकी कोई शर्त नहीं होती कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तीसरे स्टेप के अंदर गाइज आपने अपना एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करना है। आपके पास एक प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होना चाहिए कि आप कहाँ पर रह रहे हो पुर्तगाल में, और वो लॉन्ग टर्म आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कम से कम 1 साल का आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी घर का। उसके बाद गाइज जो सबसे मेन चीज़ है कि आपको बायोमेट्रिक लेनी होगी आईमा से, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। उसके लिए आपको कोई लॉयर पकड़ना पड़ेगा जो कि आपके बिहाफ पे कोर्ट के अंदर अपील करके आपकी डेट निकलवा सके। नॉर्मल जो कोर्ट का प्रोसेस होता है उसके अंदर वकील की फ़ीस तो लगती है लेकिन कोर्ट की फ़ीस नहीं होती। तो अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से गुजर के जाओगे तो आपके कम से कम 3 से 4 महीने का प्रोसेस उसमें लग जाएगा। अगर तो आप 3-4 महीने वेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप वेट नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हो कि बहुत फास्ट आपको कार्ड चाहिए, तो फिर आपको स्पेशल कोर्ट जाना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट्स की अलग से फ़ीसेस होती हैं जो कि आपको अदा करनी होती हैं, और वकील की भी फ़ीस देनी होगी प्लस आपको स्पेशल कोर्ट की फ़ीस देनी होगी। वो फ़ीस पे करने के बाद आपका जो केस है वो आगे स्पेशल कोर्ट को मुंतकिल कर दिया जाएगा और वो आपको 2 हफ्ते में जवाब देने के मजाज होंगे, यानी कि आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने जवाब देना ही होगा। तो अगर तो आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो स्पेशल कोर्ट की फ़ीसेस और लॉयर की फ़ीसेस, तो फिर आप अपने पहले के 3 स्टेप्स को फॉलो करके उसके बाद आप किसी अच्छे लॉयर के पास जाओगे और फिर आप उसको फ़ीस पे करोगे प्लस आप स्पेशल कोर्ट की फ़ीस पे करके अपनी बायोमेट्रिक की डेट के लिए रिक्वेस्ट करोगे। तो ये हो गया चौथा स्टेप। अब 5वां स्टेप क्या है गाइस? 5th स्टेप के अंदर अगर आपको कोर्ट का डिसीजन आ जाता है पॉजिटिव, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक की डेट मिल जाएगी, तो आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मैनेज करनी होगी और उसके बाद आप बायोमेट्रिक देने के लिए जाओगे। गाइस, एक चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हो और उससे पहले आपने किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में अपना कोई इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करवा रखा था, वर्क वीज़ा का, पीआर का, स्टूडेंट वीज़ा की रिन्यूअल का, और वो आप अधूरा छोड़ के आ गए हो या वो आपका रिजेक्ट हो गया, तो आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो कंट्रीज़ डाल देती हैं, अक्सर कंट्रीज़ डाल देती हैं। तो बायोमेट्रिक के टाइम पे अगर आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर निकल आया
तो आपकी ये सारी जो मेहनत आपने कर रखी होगी ये ज़ाया हो जाएगी और आपको दोबारा से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ना हो। अगर आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में हुआ तो अभी तक आपने जो मेहनत की होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी और आपकी बायोमेट्रिक की डेट निकल जाएगी, फिर आपको दोबारा से अपील करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल जो आईमा टाइम दे रही है वो 10 दिन का टाइम दे रही है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। उसके बाद प्लस आपको मज़ीद 10 दिन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आप फिर डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट नहीं करवा सकते। तो आपने इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान अपना पीसीसी पाकिस्तान से अगर आप बिलोंग करते हो, इंडिया से करते हो, आपने वहाँ से अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैनेज करवा लेना है, जो कि अपोस्टाइल भी होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपने अगर किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में कोई केस आपका चल रहा है तो पहले उसको क्लोज़ करवा के और फिर आओ। अगर अधूरा छोड़ के आ गया तो वो आपका नाम डाल देंगे शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। और अगर आपका खुदा न खास्ता किसी दूसरे कंट्री में रिजेक्शन आ जाती है तो भी आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वो कंट्रीज़ डाल देती हैं। और आजकल पुर्तगाल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग जब बायोमेट्रिक देने जाते हैं तो वहाँ पर उनका नाम आगे शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में शो कर रहा होता है, इसलिए उनकी वो टाइम निकल जाता है और उनको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो गाइज़ इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रख लेना है कि ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये फॉलो करने से पहले आपने अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज कर लेने हैं, पाकिस्तान का पीसीसी या इंडिया का, और आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए। और बाय मिस्टेक अगर आपका नाम किसी कंट्री में है ऑलरेडी तो उसको आप रिमूव भी करवा सकते हो। रिमूव का क्या प्रोसेस है उसके हवाले से मैं आगे एक डिटेल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि अगर आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर है, किसी भी कंट्री के अंदर शो कर रहा है, तो आप उसको कैसे रिमूव करवा सकते हो अपने नेम को। तो उसके हवाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं अपने इस आर्टिकल 92 वाले टॉपिक के ऊपर। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, 5 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए। फिर जब आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, बायोमेट्रिक वाले दिन आपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके जानी है, साथ आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेके जानी है, आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेके जानी है, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन यानी कि हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है, आपने अपनी इनरोलमेंट के पेपर्स जो कि आपने उस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इनरोलमेंट करवाई है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज करने होंगे गाइज। आपको बैंक स्टेटमेंट्स भी सबमिट करनी होंगी बायोमेट्रिक के टाइम पे, और आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आपकी जो कम से कम जो आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ख़र्चा है, जो आपकी कॉस्ट आ रही है 1 साल के उस प्रोग्राम के अंदर, तो वो आप प्रॉपर अदा कर सको और आपके पास वो फ़ीस पे करने के पैसे कम से कम हों उसके पूरे टाइम पीरियड के 1 साल के, इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी शो करवानी होंगी। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर आपको अपना कोई रिलेटिव तलाश करना होगा जो पुर्तगाल में रहता हो, कोई बिजनेसमैन, और वो फिर आपको आपके बिहाफ पे स्पॉन्सर कर सकता है आपको कि वो एक लेटर लिख के दे दे, एक एफिडेविट कि भाई आपके यहाँ रहने का ख़र्चा, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर जो भी खर्चा आएगा, आपके यहाँ पुर्तगाल के अंदर रिहाइश पे जो भी खर्चा आएगा वो अफोर्ड करेगा और वो आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो या तो आपके पास अपना बैंक अकाउंट हो, और अगर नहीं है तो फिर आपका कोई जानने वाला हो जिसका अपना बिजनेस वगैरह वहाँ पर हो पुर्तगाल के अंदर और वो आपको स्पॉन्सर करे। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी गाइज, तो आप बायोमेट्रिक करवाने जाओगे और उसके बाद फिर आपको आपका पहला रेजिडेंस कार्ड इशू होगा। अब बहुत से भाइयों के माइंड में एक सवाल ये भी होगा कि इस पूरे प्रोसेस पर टाइम कितना लग जाएगा। भाई आप अपने माइंड में लेके चलो कि अगर आप अभी पुर्तगाल आ रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक से चलते हो, यानी कि 1-2 हफ्ते में एडमिशन करवा लेते हो, उसके बाद वकील को हायर कर लेते हो, स्पेशल कोड की फ़ीस सबमिट करवा के स्पेशल कोड चले जाते हो, तो अगर आप बहुत फास्ट ट्रैक से भी गुजरोगे तो भी आपका कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा गाइस। और अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से चलोगे तो इसके अंदर आपका तकरीबन 6 से 7 महीने का टाइम लग जाएगा पहला रेजिडेंस कार्ड मिलने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि आप आर्टिकल 92 के अंदर कैसे लीगल हो सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और सवालों के जवाब, क्या आर्टिकल 92 के अंदर आपको काम अलाउ होता है, क्या आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हो वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल आपको आर्टिकल 92 के अंदर जॉब अलाउ होती है। आपको आईएमआई के अंदर एक स्पेशल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कि आप काम भी करना चाहते हो तो आपको काम अलाउ हो जाता है, काम आप कर सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जब रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी यूरोप के किसी कंट्री में मौजूद हो और आप अपनी फैमिली समेत मूव होना चाहते हो पुर्तगाल, और आप ये चाहते हो कि आप आर्टिकल 92 के अंदर आगे अपनी फैमिली को भी लीगल करवा दो, तो गाइस बिल्कुल आप अपनी फैमिली को साथ लेके तो आ सकते हो पुर्तगाल, लेकिन वो लीगल तभी हो पाएंगे, उनको रेजिडेंस कार्ड तभी मिल पाएगा या बायोमेट्रिक की डेट तभी ही वो निकाल पाएंगे जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा
और आपको रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा कार्ड, फिर उनकी बायोमेट्रिक की डेट आएगी और फिर वो अप्लाई कर पाएंगे अपने पहले रेजिडेंस कार्ड के लिए। इसके बाद लोगों को ये भी सवाल होता है कि सर क्या आर्टिकल 92 के अंदर जो हम कार्ड लेंगे क्या ये आगे रिन्यूएबल है, क्या ये आगे एक्सटेंड हो पाएगा? तो बिल्कुल ये आगे एक्सटेंड हो पाएगा, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से मैंने देखे हैं भाई आपको कह रहे हैं कि वो आगे एक्सटेंड नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई मसला नहीं है, आप इसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हो। इवन के जब आपको कार्ड मिल जाता है तो आप अपना ये 1 साल का कोर्स पूरा होने के बाद आप अपने इस कार्ड को वर्क परमिट के अंदर या सेल्फ कार्ड के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हो। और ये कार्ड भी ऑफ कोर्स पाथवे है पासपोर्ट तक। आप जब लीगली इस कार्ड के ऊपर स्टे करोगे पुर्तगाल के अंदर और बाद में आप इसको वर्क परमिट या सेल्फ कार्ड में कन्वर्ट करवा देते हो और 5 साल का अरसा आप इसी तरीके से लीगल अगर पुर्तगाल में रहते हो तो ऑफ कोर्स आप भी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइज़ ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी आर्टिकल 92 के हवाले से जो कि मैं आप भाइयों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। और अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करना होगा। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।